हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि अब हम क्या करेंगे कि आपके जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर हम आपको एक हाई लेवल एमसीक्यूज़ जो है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। अब से आपको डेली बेसिस पर एमसीक्यूज़ मिलेंगे। तो हम आपसे यही कहेंगे कि डेली बेसिस पर एमसीक्यूज़ जो है वो करना स्टार्ट कर दीजिए, एमसीक्यूज़ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो पहुंच होगी, आपकी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस तक पहुंचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का, कंसेप्ट्स का आपको पता चलेगा। ओके, आज हम साइंस का, जो साइंस मैक्सिमम एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा, जनरल साइंस। फर्स्ट टॉपिक जो है मोशन। अब इस मोशन में मैं न्यूटन्स लॉ बोलूँ या डेफिनेशंस बोलूँ, जैसे कि एक्सीलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सब क्वेश्चंस दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और ये सभी के शायद सिलेबस पे मेंशन किया गया होगा, ऑलमोस्ट सभी के सिलेबस में जनरल साइंस मेंशन होगी। तो जिनके भी सिलेबस में दोस्तों ये मेंशन है, आइए हम वीडियो शुरू करते हैं और इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है? देयर आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कॉरस्पॉन्ड्स टू फोर्स। स्टेटमेंट बी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कॉरस्पॉन्ड्स टू काइनेटिक एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? तो सभी को दोस्तों इन डेफिनेशन से सभी लोगों को कुछ पता चल रहा होगा। सभी को पता होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दोस्तों जो होता है कि मोमेंटम में जो चेंज आती है दैट इज ओनली कॉरस्पॉन्डिंग टू द फोर्स। वह फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग में होती है। जो मोमेंटम में चेंज आती है वह काइनेटिक एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होती। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए ओनली इज करेक्ट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कॉरस्पॉन्ड्स टू फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी is equal to mean of its initial velocity and final velocity, then the acceleration of the body is। देखिए क्या बोल रहा है कि अगर एवरेज वेलोसिटी किसी बॉडी की वह किसके बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, उसकी उसी बॉडी के इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के मीन के बराबर। अगर एवरेज वेलोसिटी उसी बॉडी के इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के मीन के बराबर हो जाए तो बताओ एक्सीलरेशन क्या होगा उस बॉडी का। एक्सीलरेशन के बारे में कुछ बात नहीं की गई है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा उस बॉडी का? जीरो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू मीन ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, देन द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा गया है? इन वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन की बात हो रही है। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर देन बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस हैज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज? वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहा है, आप सभी ने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, क्या बोलता है कि अगर जो एवरेज स्पीड होती है एक बॉडी की, क्या होता है एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी के अनुसार, कि अगर एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाती है और अपनी जगह पर फिर से वापस आ जाती है, तो जो एवरेज स्पीड ऑफ उस ऑब्जेक्ट की जो एवरेज स्पीड होती है वो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगी? अगर वो बॉडी दोस्तों यहाँ से यहाँ तक गई, किसी एक पॉइंट तक, वहाँ से वापस भी आई है, तो बिल्कुल आप सभी को ये बिल्कुल कॉमन सेंस है कि जो उसकी एवरेज स्पीड होगी वो तो पॉजिटिव में ही होगी। डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ही दोस्तों उसने अपनी स्पीड, कुछ ना कुछ स्पीड तो उसने बढ़ाई होगी ना, जीरो से ऊपर गया होगा, और जीरो से ऊपर क्या वैल्यू होती है? पॉजिटिव। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इट इज पॉजिटिव। एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर देन बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, यानी कि इसमें से कौन सी लाइन जो है वह गलत है। ए बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सीलरेटेड। तो क्या बोलता है कि अगर एक वेलोसिटी, एक बॉडी के जो है वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है और वह स्टिल एक्सीलरेटेड है, हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वेलोसिटी अगर जीरो है तो तब भी बॉडी एक्सीलरेशन में हो सकती है। सेकंड लाइन की बात करते हैं। ए बॉडी कैन हैव ए कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव ए वेरिंग स्पीड। तो ये चीज़ आई दोस्तों फॉल्स लाइन। क्यों?
देखिए एक तरफ बोलता है कि बॉडी जो है वह कांस्टेंट वेलोसिटी में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, और अगली लाइन में बोलता है कि वेरिंग स्पीड यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नहीं हो सकता। ये लाइन गलत है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सी लाइन गलत होगी? ऑप्शन बी वाली। क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द फॉलोइंग। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? इनर्शिया, सबने पढ़ा होगा। whenever body changes a body continues to be in state of rest or in state of uniform motion until an external force applied to change its state। यानी कि एक बॉडी अगर रेस्ट में है या फिर वह मूवमेंट कर रही है, तो जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। यानी कि अगर वह चल रही है तब भी अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे वह रुकेगी नहीं। अगर वो रुकी हुई है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगती है तब तक वह चलेगी नहीं। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब्स द इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो फॉर ए मूविंग बॉडी। एक मूविंग बॉडी के लिए, चलती हुई बॉडी के लिए क्या चीज़ जीरो हो सकती है? एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने अभी ऊपर एक कंसेप्ट पढ़ा, बिल्कुल नहीं हो सकता। डिस्टेंस ट्रैवल ये भी कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। एवरेज स्पीड भी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी ये दो चीज़ें हो सकती है ज़ीरो। ओके, ये दो चीज़ें ज़ीरो हो सकती है। अब हमने आप सभी ने ये भी पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो किसी को डिस्प्लेसमेंट के लिए कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज़ दी राइट आंसर कि ये मूविंग बॉडी के लिए ये दोनों ज़ीरो हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट ए केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है दोस्तों? सभी को पता होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा सर्कुलर पाथ होता है, जैसे कि मैं अगर आपको सन और अर्थ की एग्जांपल दूं, तो जो अर्थ हमारी सूरज के चक्कर लगाती है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ, ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पढ़ते हैं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, बिल्कुल ये एग्जांपल है, क्योंकि सूरज के इर्द गिर्द जो हमारी धरती चक्कर लगाती है ना, ये कांस्टेंट स्पीड पर लगाती है, यूनिफॉर्म स्पीड पर लगाती है, और सर्कुलर पाथ तो हमारा है ही। सेकंड क्या लिखा गया है? मोशन ऑफ ए टॉय ट्रेन ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। जो एक हमने ट्रेन का सभी को पता होगा, एक सर्कुलर ट्रैक होता है, तो उसमें जब हम ट्रेन को दौड़ाते हैं तो वह उसकी स्पीड भी कांस्टेंट रहती है, सबको पता होगा। मोशन ऑफ ए रेसिंग कार ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि अगर एक सर्कुलर ट्रैक है तो उसमें अगर हम एक कार लें, अगर कार उस पर चल रही है, ओके, तो क्या वह यूनिफॉर्म स्पीड पे चलेगी? मोड़ों पे हर जगह पर क्या है, वह यूनिफॉर्म स्पीड पे चल सकती है कार? नहीं चल सकती, नहीं चल सकती दोस्तों। और हम फोर्थ एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं, मोशन ऑफ ऑर्स एंड ऑन द डायल ऑफ क्लॉक। तो ये भी एक सर्कुलर मोशन ही हुआ। ओके, ये भी एक सर्कुलर मोशन ही हुआ, बिल्कुल सेम यूनिफॉर्म स्पीड के अनुसार। लेकिन सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 है, उसमें थोड़ा है कि यूनिफॉर्म स्पीड नहीं हो सकती है मोशन ऑफ ए रेसिंग कार ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। कि अगर सर्कुलर ट्रैक है तो जो रेसिंग कार होती है दोस्तों, उसकी स्पीड ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट पे सेम हो, डिफरेंट भी हो सकती है। कहीं वो 120 पहुंच सकती है, 130 पहुंच सकती है, कहीं पर कम कर सकती है। तो ऑप्शन सी इज़ दी राइट आंसर। ये एक केस नहीं हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। 8th क्वेश्चन क्या लिखा गया है? इन अ फ्री फॉल द वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन इज इंक्रीजिंग इक्वली ऑन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ देन द स्टोन इज हैविंग। देखिए, एक बेशक ये एग्जाम्पल में लिखी गई है, पर एक पूरी डेफिनेशन लिखी गई हुई है। द वेलोसिटी ऑफ ए स्टोन इज इंक्रीजिंग इक्वली ऑन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्या हुआ ये चीज़ क्या होती है दोस्तों? जब वेलोसिटी जो है, चेंज इन वेलोसिटी इक्वली ऑन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये क्या होती है दोस्तों? ये होती है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म क्यों बोला मैंने? क्योंकि वेलोसिटी जो इंक्रीज़ हो रही है वो इक्वली इंक्रीज़ हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है, तभी मैंने यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोला। अगर यहाँ पे इक्वली नहीं लिखा होता ना, अगर नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि वेरिंग लिखा होता, तब मैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोल सकता था, लेकिन स्पेशली मेंशन किया गया है इंक्रीजिंग इक्वली। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। 9th क्वेश्चन क्या दिया गया है? द मोशन ऑफ ए बॉडी
अराउंड ए सर्कुलर पाथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक बॉडी का मोशन सर्कुलर पाथ के अलोंग, ये किसकी एग्जाम्पल होती है दोस्तों? यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन, बिल्कुल नहीं, इसकी एग्जाम्पल नहीं है ये। यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये है राइट आंसर। कि एक तो स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है और दूसरा डिफरेंट पॉइंट्स पर भी उसकी स्पीड यूनिफॉर्म रहनी चाहिए, ये होता है वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसकी एग्जांपल हुई ये यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। द इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी इज। इनर्शिया की पूछी गई है डेफिनेशन। अनेबल टू चेंज इट बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, नहीं। अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट, नहीं, सिर्फ यही नहीं होता। अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये भी नहीं। अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट, बिल्कुल। एंड ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, बिल्कुल, ये हुई इसकी एग्जाम्पल, ये हुई इसकी डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है दोस्तों? यही तो बोलता है कि कोई भी बॉडी अपनी रेस्ट की स्टेट को चेंज नहीं कर सकती जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए, या चाहे वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में हो तब भी वह रुक नहीं सकती अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। तो यही तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। यही हुआ राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सिर्फ मोशन नहीं कर सकती, सिर्फ स्टेट पे नहीं जोर रख सकती ये, या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन पे जोर नहीं रख सकती, वह स्टेट ऑफ रेस्ट पे भी अनेबल होती है चेंज करना, और लीनियर मोशन पर भी चेंज अनेबल होती है चेंज करना। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 11 था आपके सामने। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स द टू फोर्सेस, नेमली एक्शन एंड रिएक्शन, coming into action when the two bodies are in contact with each other. These two forces are, Newton's third law of motion दोस्तों सभी ने पढ़ा होगा। To every action there is equal and opposite reaction। यानी कि अगर दो बॉडीज़ की मैं एग्जांपल लेता हूँ, जो सबसे बेसिक एग्जांपल आती है, अगर उनका कोलिजन होता है तो जितनी ज़ोर से वो एक दूसरे से टकराते हैं उतनी ही दूर वो जाके गिरते हैं। बिल्कुल बेसिक, कोलिजन ऑफ टू में थिंग्स बोलूँ, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल ही है। ये दो फोर्सेस कौन कौन सी होती है? एक्ट्स, ऑलवेज एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी, बिल्कुल नहीं। ऑलवेज एक्ट्स ऑन द डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शंस, ये है सही आंसर अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल। कि हमेशा ये दो डिफरेंट बॉडी पर जो है कि अगर मैं दो फोर्सेस की बात करता हूँ एक्शन के टाइम पर, तो वो दो डिफरेंट बॉडीज़ पर होनी चाहिए, और वो दोनों बॉडीज़ अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ आनी चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है द बॉडी एग्जीक्यूटिंग फ्री फॉलिंग मोशन हैव, यानी कि जो फ्री फॉलिंग मोशन होता है बॉडी का, जब बॉडी एक फ्री फॉलिंग मोशन में होती है तब वह इन चारों में से क्या चीज़ उनमें होती है? इक्वल मोमेंटम, इक्वल वेलोसिटी, इक्वल एक्सीलरेशन या इक्वल फोर्स। देखिए, जो चीज़ उनमें सब में कॉमन, जब बॉडी फ्री फॉलिंग मोशन पे होती है ना, तो वह चीज़ जो इक्वल रहती है वो होती है वेलोसिटी, इक्वल वेलोसिटी। द बॉडी एग्जीक्यूटिंग इक्वल वेलोसिटी ड्यूरिंग फ्री फॉलिंग मोशन। एक्सीलरेशन, जिसमें एक्सीलरेशन को, जिन लोगों को एक्सीलरेशन में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, आपने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा। अगर मैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करता हूँ कि इस पॉइंट पर एक्सीलरेशन क्या होगा और जब तक बॉडी नीचे गिरती है उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है दोस्तों। विद हाइट एक्सीलरेशन कम होता जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा होगा ये कंसेप्ट। क्योंकि इस पॉइंट पर एक्सीलरेशन जो बॉडी की होती है वह अलग होती है, वह कम होती है, और जब तक बॉडी नीचे आती है तब तक उसका एक्सीलरेशन काफ़ी बढ़ चुका होता है। तो एक्सीलरेशन बिल्कुल नहीं होगा, वेलोसिटी इक्वल होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल लिखी गई है कि इन ए रॉकेट ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल इज अलाउड टू एस्केप थ्रू इट्स टेल नोजल in the downward direction with the tremendous speed and makes the rocket to move upward. The principle followed in this take off of the rocket. सिंपल पूछा गया है दोस्तों, जब रॉकेट टेक ऑफ करता है ना, जब रॉकेट टेक ऑफ करता है तो टेक ऑफ के दौरान वह कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है दोस्तों? वो वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर।
ये आपको याद होना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ही रॉकेट का कंसेप्ट, रॉकेट का प्रिंसिपल जब वह टेक ऑफ करता है वो वर्क करता है ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज। अब ये क्या बोलता है कि जो न्यूमेरिकल रेशियो होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस, उनकी न्यूमेरिकल रेशियो होती है, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज क्या होती है दोस्तों? ये इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 1, या तो 1 के इक्वल होती है या तो 1 से कम होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो। तो आपने ये मैं बोलूँ कि टी डी ग्राफ क्या होता है? टाइम डिस्टेंस ग्राफ या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलो, ये आप सभी ने किया हुआ होगा आपको, अगर आपने साइंस की वीडियोस देखी हुई है। ये ग्राफ शो क्या करता है दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा, ये ग्राफ शो क्या करता है? जो स्लोप होती है वह क्या शो करती है? वह शो करती है ऑप्शन बी एक्सीलरेशन। व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव? इट गिव्स एक्सीलरेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये थे दोस्तों आज के 15 क्वेश्चंस। कौन से टॉपिक पर? मोशन पर। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो हम कोशिश करेंगे, अभी हम आपको और भी क्वेश्चंस देंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक हम साइंस के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। इससे क्या हेल्प मिलेगी कि आपको हर टॉपिक की रिवीजन होती रहेगी। आपको जब लगे कि आज हमारा एमसीक्यू अच्छा नहीं गया, हमें को बहुत क्वेश्चंस आते नहीं थे, आप उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करो, तो अब इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको नए एमसीक्यूज़ आपके लिए लेकर आएंगे।